Don't think I just want to be a teacher. No, you will be a great teacher. You should be a great teacher. यकीन करें, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए टीचिंग अडॉप्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए। एक इमारत भी खड़ी होती है ना तो उसकी बुनियादों पे काम किया जाता है। अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचें। आपसे जो है लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से। बच्चे जो है ना माँ बाप की उतनी बात नहीं सुनते जितने टीचर्स की सुनते। रोशनदान खोलें, अजान की आवाज आए, हवा ने आना ही आना है। फरमाया हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। आज के हमारे सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ये है कि हम सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि टीचर का रोल क्या है। ठीक है, एक टीचर बन रहा है तो उसके रोल क्या है, हमें उस रोल को समझना होगा। जब हम अच्छे से उस रोल को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा टीचर बन जाएंगे। जस्ट हमें टीचर नहीं बनना, हमें इफेक्टिव टीचर बनना है, सक्सेसफुल टीचर बनना है। वो टीचर बनना है जो लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करते हैं। वो टीचर बनना है जो इकबाल जैसे लोग पैदा करते हैं। वो टीचर बनना है जो लाइफ चेंजिंग, जो गेम चेंजर होते हैं, जो लाइफ को चेंज करते हैं, जो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में एज ए चेंज एजेंट होता है। आप अपने भी ज़रा सोचेंगे ना तो आपको याद आएगा कि मेरी ज़िंदगी में टीचर का बहुत रोल है, तो हमें वो टीचर बनना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमने एक्सप्लोर करना है कि टीचिंग प्रोफेशन में नोबेलिटी क्या है, क्या नोबेलिटी के ट्रेड्स हैं, क्या वो क्वालिटीज़ हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको टीचर जो एज ए जो हमारा टॉपिक भी है टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन, हमें नोबल बनाएगा, उस प्रोफेशन में हमें इफेक्टिव बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा। तो वो क्या चीज़ें हैं हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि इफेक्टिव टीचर के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाएगा। एंटरप्रेन्योर कौन कौन बनना चाहता है? माशाल्लाह, ग्रेट, वेरी ग्रेट। बहुत देखिए, हम सबको ना ड्रीमिंग करनी है। क्या करना है? कौन से वाला ड्रीम करना है? जो नींद वाला नहीं, जो रात को सोते वक्त ड्रीम है वो नहीं, जो जागती आंखों से ड्रीम करते हैं। ठीक है, जागती आंखों से जो लोग ख्वाब देखते हैं या फिर उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, अपना एक रास्ता बनाते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। तो ड्रीम करना है कि हम सारे लोग इंशाल्लाह ये सीख के जाएंगे कि हमने एंटरप्रेन्योर कैसे बनना। देन थोड़ा सा मैं आपको बहुत कुछ तो मैंने स्टार्ट में बता दी है अपनी जो छोटी सी स्टोरी है टीचर से सीईओ तक, थोड़ा सा इसमें डिटेल में और भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि वाई टीचिंग इज़ कंसीडर्ड वैल्यू, कि हम क्यों कह रहे हैं कि टीचिंग जो है वो बहुत नोबल है, बहुत मुकद्दस है, बहुत अहम है। हम टीचिंग को क्यों एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बार बार कह रहे हैं? इसलिए कि ये मेरा और आपका कहना नहीं है, ये किसी इंसान का कहना नहीं है। हमें कुरान और सुन्नत से भी ये बात मालूम होती है, हमें अल्लाह पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये बताती हैं। तो सबसे पहले जो बात है कि अल्लाह इज़ द फर्स्ट टीचर। हमारे सबसे पहले टीचर कौन है हम सबके? ये कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है वो जो सिखाया वो कोई इंसान ने इससे पहले जो वो नहीं जानता था। तो किसने सिखाया हमें? अल्लाह ने सिखाया। तो सबसे पहला टीचर कौन है? तो यहाँ से भी हमें इसकी अहमियत पता चलती है। सेकेंडली, जब हम बात करेंगे कि जाहिर है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने हमें बताई है वो हमें किसने करके दिखाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह पाक की तालीमात है और तरीका किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए हम कहते हैं ना कुरान और सुन्नत दोनों। ठीक है, कुरान में
एक अगर कोई हुक्म है तो हमने वो देखना कहाँ से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। ठीक है, इस प्रोफेशन की वैल्यू, इस प्रोफेशन को इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने दी कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम उस प्रोफेशन के साथ अपने आप को अटैच करने जा रहे हैं, एसोसिएट करने जा रहे हैं, उसको अडेप्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आयात हैं, जिसके बारे में हदीस हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे टीचर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुअल्लिम बना के भेजे गए, उन्होंने ख़ुद ये बात कही। और फिर आप जो पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी सुफ़ा है। सुफ़ा के चबूतरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को सिखाते थे, पढ़ाते थे, बताते थे। ठीक है, तो ये सारा जो सीखने सिखाने का जो अमल है हमें सुन्नत से मिलता है, हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, और हमारे लिए इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बना के भेजे गए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए बना के भेजे गए। अब पूरे आलम में तो सब आ जाते हैं, उसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं है, ना मेल ना फीमेल, उसमें तो बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरे दुनिया के लिए, कायनात के लिए बना के, बल्कि आप तो वजह कायनात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कि आप ना होते तो कायनात ही ना होती, तो आप ही की वजह से तो दुनिया बनी। अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि काश हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होते। तो जेंडर की तो बात ही नहीं है, तो चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती है। और आप भी के, और चूँकि दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो हम सब ने उन्हीं के मानी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा, जितने भी सहाबियात हैं, जितनी भी अल्लाह वालियाँ हैं, अहले बैत हैं, जितने भी सब जो है वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और उन्हीं की उम्मत में से हैं। तो ये तो बात का कोई वो नहीं कि हमें जो भी बात है वो जेंडर बाइस्ड तो है ही नहीं, ना हमारा मज़हब जेंडर बाइस्ड है। बल्कि जेंडर की बात करें तो अगर हम इसको बीइंग अ फीमेल अगर स्टडी करें तो हम वी आर ब्लेस्ड कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। ठीक है, और माँ के देखें, जब वो देखें, वो हम अपने टॉपिक से बहुत हट जाएंगे, तो फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू किया जाता है। ख़वातीन को, बेटी है तो उसका अपना मुकाम है, बीवी है उसका अपना मुकाम है, माँ है उसका अपना मुकाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल बीइंग अ फ़ीमेल हम सब ब्लेस्ड हैं कि इस्लाम ने हमें बहुत हुकूक दिए हैं। तो इसलिए ये तो कोई जेंडर की बात नहीं है। तो बात जब हम जी आपकी बात का आपको मिल गया जवाब, आगे चलें। जी थैंक यू जी। मैं इन्हीं के आंसर देना चाह रही हूँ कि इन्होंने पूछा है कि हम कुछ ऐसी बात होती है जो हम किससे पूछे, तो आयशा पे चलेंगे, हज़रत फातिमा पे। तो मतलब ये था कि जो औरतें होती थी वो अपने सल्लल्लाहु के पास ही आया करती थी, उनसे पूछा करती थी कि हमारे ये मामला है तो उनको हम लोग किस तरह दुरुस्त करें। तो वो काफ़ी सीधा सा जवाब तो खुद ही दे देते थे, और जो बहुत ज़्यादा होती थी वो आयशा के पास में जाया जी जी, नहीं उनका बात ये नहीं, उनका ये कि किसके, तो वो दोनों भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हम आखिरी नबी मानते हैं, हर कोई मानता है। ठीक है, हज़रत खदीजा से लेके पहली मुस्लिम खातून तो वही थी ना जो ईमान लाई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से लेके आखिरी मुस्लिम खातून जो इस कायनात में होंगी, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो इसलिए जेंडर की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, व्हाट मेक्स अ ग्रेट टीचर। अब हम आते हैं अपने मेन कि आपने ग्रेट टीचर बनना है। जब मैंने स्टार्ट में कहा कि डोंट थिंक आई जस्ट वांट टू बी अ टीचर, नो, यू विल बी अ ग्रेट टीचर, यू शुड बी अ ग्रेट टीचर एंड इफेक्टिव टीचर, सक्सेसफुल टीचर, ऐसी टीचर जिसने बच्चों की लाइफ को चेंज करना है, जिसने बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, जिसने एक बच्चा, माँ बाप की सबसे कीमती चीज़ क्या है? उसका बच्चा, एसेट। उसका एसेट क्या है? उसका बच्चा। वो आपके गोद में दे के जाती है। एक बायोलॉजिकल मदर एक स्पिरिचुअल मदर के हवाले अपना बच्चा करके जाती है। तो हर वो बच्ची जो जिसके हवाले वो बच्चा आएगा, आपने उसको मदरली लेना है। ठीक है,
और उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? पैशन। यकीन करें, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए टीचिंग अडॉप्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए, मत कीजिए। इज्जत बहुत है टीचिंग में, बहुत इज्जत है, बहुत नाम कमाएंगे आप, दुआएं भी लेंगे आप। ये फिर वही बात कि ये एक पैगंबराना पेशा है। पैशन के साथ इस फील्ड में आए। पैसा और बहुत सारे प्रोफेशन में है, मगर इसमें आप पैशन के साथ आएँ कि लेकिन जब आप इसमें नाम कमा लेंगे, आप एक्सीलेंस पे आ जाएंगे और ग्रेट टीचर बन जाएंगे तो पैसा भी होगा। ठीक है, फर्स्टली स्टार्ट में ये मत सोचे कि मैंने बस सैलरी के लिए जाना है, वो फिर टीचिंग नहीं होगी। जो जिस टीचर की हम बात कर रहे हैं वो टीचर नहीं होगा। लेकिन जब आप इसके अंदर अपना एक नाम बना लेंगे, आप अपना काम दिखाएंगे, आप बच्चों के पे मदरली काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रोफेशन के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी और बहुत अच्छी भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पैशन। पैशन को आपने ज़रूर अपनाना है। डीप नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि टीचिंग कौन सा मुश्किल है। स्पेशली जब हम प्री स्कूल टीचर की बात करते हैं तो मैंने चूँकि HR में भी मास्टर्स किया हुआ है, बहुत इंटरव्यूज़ में करती हूँ बच्चियों के, तो बच्चियाँ मोस्टली आके ये कहती हैं कि टीचिंग ही तो है, काउंटिंग ही तो पढ़ानी है मैम, अल्फ़ाबेट ही तो है, ABC ही तो है, अली बे पे है, तो इसको तो कोई भी पढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेन बेसिक फाउंडेशन वाली क्लास है वो यही है। प्री प्राइमरी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG, प्रेप, जिसको हम समझते हैं कि कोई भी पढ़ा सकता है। इसके लिए नॉलेज लें, इसमें एक्सपर्टीज़ लें। ये एक इमारत भी खड़ी होती है ना तो उसकी बुनियादों पे काम किया जाता है। ऐसे ही है, आपने कभी घर बनते देखे हैं, बिल्डिंग्स बनते देखे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है? फाउंडेशन पे, कि इमारत मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो तो मल्टीपल आप स्टोरीज बना लें, कोई इशू नहीं है। तो ये बात याद रखें कि एक पर्सनैलिटी बनने जा रही है। बच्चा एक पर्सनैलिटी है ना, स्टार्ट है उसका, तो वो जो उसका टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 0 to 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी पर्सनैलिटी बनती है इसमें, उसमें उसको वो जो भी वो सीखता है वो लाइफ टाइम उसके काम आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो जब आप इस प्रोफेशन में आएँ तो नॉलेज और इसके अंदर एक्सपर्टीज़, अगर आप समझते हैं कि मुझे प्री प्राइमरी को पढ़ाना है, ठीक है, फिर आप मॉन्टेसरी करें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा लें, इसके अंदर नॉलेज भी लें और इसकी जो स्किल्स हैं वो सीखें, ताकि जिस स्कूल में आप जॉब करने जाएं आप बच्चों को उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, उनके लेवल्स को समझें, हमने इन्हें क्या देना है ये समझें। और अगर आप समझती हैं कि नहीं मुझे साइंस टीचर बनना है, आई एम गुड इन साइंस, फिर आप अपना जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर नॉलेज ज़रा कोई आप उसकी एक अच्छी सी डिग्री लें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आप करेंगे ना। आप लोग सब ग्रेजुएट ही हैं, अभी कर रहे हैं। मोस्टली आपका क्या है इस वक्त? अंडर ग्रेजुएट है, तो इंशाल्लाह जब अंडर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन तो हो जाएगी ना। इसके अलावा आप इसमें मास्टर्स MSc करें, इसके अंदर मतलब नॉलेज की तो आप इसको ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाएं, लेकिन उसके लिए स्किल्स भी, प्रोफेशनल डिप्लोमास भी ज़रूर करें। हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, पर तो वो भी आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। और ये जब आप चीज़ें सीख लेंगे तो डेफिनेटली जब आप जाएंगे एक वो बच्ची, एक वो स्टूडेंट, एक वो लर्नर जो मैक्सिमम नॉलेज, ऑप्टिमम नॉलेज और स्किलफुल होके फील्ड में जाएगा, और एक जो बग़ैर किसी नॉलेज और बग़ैर किसी स्किल के जाएगा, दोनों में क्या फ़र्क होगा? ज़मीन आसमान का। एक डॉक्टर और अताई का, ठीक है, ट्रेन और अनट्रेन में ये फ़र्क होता है। तो आपने अपनी फील्ड में जिस भी प्रोफेशन टीचिंग में जिस अगर सब्जेक्ट टीचर बनना है, सेकेंडरी लेवल का है, एलिमेंट्री लेवल का है, जो भी आपका ड्रीम है कि मुझे
टॉडलर्स को पढ़ाना है, मुझे जूनियर सेक्शन को पढ़ाना है, मुझे जो भी आप जिस एज को भी आप करते हैं उसमें आपने नॉलेज और एक्सपर्टीज लेनी है। क्लियर? आगे चलें। एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी क्या होती है? एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है, क्या फर्क है? ये किसने बताया? ग्रेट। क्या नाम है बेटा आपका? नाइबा? लाइबा। लाइबा के लिए क्लैपिंग कर दें भाई। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने। पुट योर सेल्फ इन अदर शूज। अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचें, ठीक है? ये हम नहीं करते, बीइंग अ टीचर हम नहीं करते, हम जजमेंटल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, आप भी स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो टीचर समटाइम आप प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हैं कि अगले के क्या प्रॉब्लम हो जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनको जल्दी होती है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस एग्ज़ाम हो जाए। मतलब हम बहुत कन्वेंशनल है ना। हमें टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं मैक्सिमम टीचर्स की बात कर रही हूँ, जब हम किसी की बात करते हैं तो 100% की नहीं बात करते, मैक्सिमम का यही रोल होता है। तो हम ये नहीं देखते अगले की क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप एक टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपको बच्चों के बारे में, अपने क्लास के बच्चों के बारे में एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है? थिंक अबाउट देयर बैकग्राउंड्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स। आप उन्हें कह दें कि जी आप कल आपका फंक्शन है, आप ये वाला ड्रेस पहन के आएँ और ये चीज़ें लेके आएँ, तो यू शुड नो अबाउट देयर बैकग्राउंड्स, ठीक है? आप उनके ख्वाम-ख्वाह के खर्चे मत करवाएं, ठीक है? आप उनके लिए लाइफ को इजी करें। बहुत सारे हमारे क्लास में ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं ना, उनके इश्यूज़ और होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर्स जॉब करती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं। तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पर्सन इन योर क्लासरूम कि हर ये बच्चा जो है वो बच्चा भी तो पर्सन है ना, पर्सनैलिटी है ना। हम कहते हैं बच्चा ही तो है, तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वैसे चाइल्ड राइट्स भी हैं, ऐसे ही है चाइल्ड राइट्स का, है ना। तो हमने उनको ये नहीं कि बच्चे हैं तो हम उन पे बॉसी नहीं होना। मोस्टली टीचर्स बॉसी हो जाती हैं, डू दिस, डोंट डू दिस, बहुत ज़्यादा हम उन पे सख्ती करते हैं, शाउट करते हैं, बस कहते हैं कि हम बस मैंने कह दिया, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। बस मैंने कह दिया ना, मैं टीचर हूँ, मैंने कह दिया तो बस डेट्स इट। नो, आपने आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं 25, 30, 35, यू शुड नो ईच एंड एवरी चाइल्ड अबाउट देयर चाइल्ड साइकोलॉजी, अबाउट देयर पर्सनैलिटी, देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और उनके साथ आप काउंसलिंग करें। काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। अगर आप देखिए, हम क्या करते हैं, हम बीइंग अ टीचर ये कहते हैं कि मैं टीचर हूँ इंग्लिश की सब्जेक्ट की, उर्दू की, मैथ्स की। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मेरा काम ये है कि मैंने बुक पढ़ा दी, लेसन डिलीवर कर दिया, इनकी डायरीज़ लिखवा दी। छोटे बच्चों की हम डायरीज़ भी लिखते हैं स्कूल में, क्लास में। हमने इनके असेसमेंट्स ले ली, एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट कार्ड बन गया, और क्या करें? बाकी तो काम माँ बाप का है। हम तो टीचर हैं, हम तो इसी की सैलरी लेते हैं। जब इसकी सैलरी लेते हैं तो वो तो हमने काम कर दिया। बट माई रिक्वेस्ट विद यू, यू ऑल आर लाइक माई डॉटर्स, कि आप इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैंने सिर्फ वो काम करना है बस जिसकी जो मेरी जेडी है। जेडी समझते हैं आप? जॉब डिस्क्रिप्शन, कि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरा तो काम यही था। मेरा तो काम इनको पढ़ाना था, मेरा तो काम इनको जस्ट क्लास में लेक्चर डिलीवर करना था, वो मैंने कर दिया, ठीक है। जब मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, जब मैंने कॉपीज़ इनकी चेक कर दी, जब मैंने इनके असेसमेंट्स ले लिए डायरेक्ट, तो और क्या करें? ये मोस्टली एक एक कैजुअल टीचर का ये
एक सेंटेंस होता है, एक जुमला होता है जो मोस्टली सुनते हैं. बट माई रिक्वेस्ट विद यू कि आप इस प्रोफेशन में आए हो तो इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें. आप उन बच्चों को सिर्फ ये ना समझें कि बस ये तो सिर्फ स्टूडेंट है, मेरा काम इनको बस सिर्फ पढ़ाना है, इतना पढ़ा दिया, डेट्स इट, अब तो बात ख़त्म, बस इसके ज़्यादा मैं क्या करूँ. नो, आपका जो इसमें रोल है वो ये है कि आपने उनकी ग्रूमिंग भी करनी है, आपने उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी करनी है. ठीक है ना, क्योंकि आप क्या हो, सिर्फ टीचर हो और उसके साथ क्या हो, स्पिरिचुअल मदर. जो मदर होती है, जो माँ होती है, वो कभी घबराती है काम करने से. ठीक है, आप तो अभी बच्चियाँ हो ना, आप अपनी मदर्स को सोचें कि रातों को जागती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, उनके रोल देखें. ठीक है, आप उन्हें कोई काम कह दें किसी एज में, बचपन से देखें अब तक, उन्होंने कभी ना की है. मदर एक वो फिगर है ना जो हर वक्त तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार है. तो वो बायोलॉजिकल मदर है, वो उस बच्चे को दुनिया में लाई है. अब आपको अल्लाह ने एक रूहानी माँ का दर्जा दे दिया जब आप टीचर बन गए. जब आप टीचर बन गए और स्पिरिचुअल मदर बन गए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत, तालीम के साथ साथ, देखिए अगर तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हम डिग्री होल्डर पैदा करेंगे, हम वो बच्चे तैयार करेंगे मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेके आ रहे हैं. गॉट इट. तो आपने कैसे स्टूडेंट्स मार्केट में लाने हैं जो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बने. ठीक है, जिसको आपने तालीम के साथ साथ तरबियत भी करनी है. इसके बारे में किसी ने कोई बात करनी हो? मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जैसे अभी आपने कहा कि बायोलॉजिकल मदर, स्पिरिचुअल मदर को अपना मतलब औलाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. जी जी बिल्कुल. आपने कहा कि आप टीचर, एज ए टीचर हमें ग्रूमिंग भी करनी होती है और प्रैक्टिस भी बना लेते हैं. मैं इंटरमीडिएट मतलब फर्स्ट ईयर से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं मुझे लगता है कि जो मदर्स होती है ना स्पेशली, वो सपोर्ट नहीं करती टीचर को. मेरे पास 5 इयर्स के बच्चे से लेकर 19 इयर्स का लड़का पढ़ने आता है, लेकिन मैंने उनकी मदर जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए इस्लाम के बारे में 15 इयर्स की लड़की है, मुस्लिम उसका बैकग्राउंड है, उसको नहीं पता दज्जाल कौन है, ये इस्लाम में क्या चल रहा है, ये क्या है. उसको इस चीज़ के बारे में समझाया एज ए टीचर मैंने, तो उसकी घर से कॉल आ गई कि आपसे कैसी बातें बतानी है, इस पर आपको नींद नहीं आएगी. मैं इतनी हैरान हूँ कि इस्लाम में आपकी उनको सिर्फ ये पता है कि पहले नबी कौन है. जी, क्या नाम है बेटा आपका? समरीन. समरीन, बहुत वैलिड क्वेश्चन किया आपने. एक तो बहुत अच्छा सवाल किया है, सब लोग इनके लिए क्लैप करें. ठीक है, क्लैपिंग ज़रूर क्या करें. एज ए टीचर आपको एप्रिसिएशन भी देनी है. ठीक है, एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी बच्चे को ज़रा सी आप एक थपकी दे देंगे ना, पैडिंग कर देंगे ना, येस यू कैन डू, आप कर सकते हो, वाह ग्रेट, जब तो देखें फिर बच्चा क्या करता है. एक तो ये बात देखिए, यहाँ जो मैंने आपसे बात की थी ना एम्पथी, वो यहाँ आती है एम्पथी. हमने ये नहीं सोचना समरीन, कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचना कि इनके माँ बाप ने इनको ये नहीं सिखाया, इनके माँ बाप ने ये नहीं किया, इनके माँ बाप को चाहिए था. 15 इयर्स की बच्ची है, उसको ये भी नहीं पता, उसको ये नहीं. देखिए सबसे पहले तो मेरा बेटा, हमने टैगिंग नहीं करनी, हमने जजमेंटल नहीं होना. आई डोंट नो उनके पेरेंट्स के क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं. मैंने अभी पहले बताया कि लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा अंगेज हैं, इन्वॉल्व में, इतने सुबह से शाम कमाने में लगे हुए हैं कि दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन. अनफॉर्चुनेटली हम सब मिडिल क्लास के ताल्लुक़ रखते हैं ना. ठीक है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है. लेकिन ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है. इसमें बात पेरेंटिंग की आ जाती है कि पेरेंटिंग के लिए फिर अलग से वर्कशॉप है कि पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए. एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, उनके लिए उन्हें हर वक्त हाजिर होना ही चाहिए, उनकी तरबियत करना अव्वल तो उन्हीं का ही ये फ़र्ज़ भी है और उन्हें करना. लेकिन अब बच्ची आपके पास आ गए, ठीक है, गैप्स हैं, फ्लॉज हैं, पेरेंट्स नहीं कर सके वो जो करना चाहिए था, तो अब समरीन करेंगी ना, अब हम करेंगे ना. ठीक है, अब हम वो रोल प्ले करेंगे और कभी भी गिव अप नहीं होना. देखिए आप वो एक बच्ची है ना, जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं मोस्टली? कम से कम.
25 तो हो 30 भी होते हैं, कुछ स्कूल में 40 भी होते हैं। तो अब इतने सारे बच्चों को, इतने सारे स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाओगे, जब आप उनके साथ ये, तो आपको बातें तो सुननी पड़ेंगी। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, ठीक है। तो जब भी आप, मेरा बेटा, कोई काम करते हो, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, ठीक है, हर्डल्स आती हैं, डोंट गिव, नेवर गिव अप। हमने दिल नहीं हारना कि देखो मैं इतना तो कुछ कर रही हूँ, इसके लिए मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं, इसके लिए मैंने इतना काम किया है, मैंने बैठ के लेसन प्लान किया है, इनके पेरेंट्स आके मुझे ये बात करनी है। सिर्फ ये सोचें कि पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हर वो काम जो आप अल्लाह के लिए करेंगे आपको थकाएगा नहीं, आपको दुखी नहीं करेगा ना, आप गिव अप नहीं करेंगे। मैंने तो ये तो काम मैं कर ही अल्लाह के लिए रही हूँ, तो इसका अजर कौन देगा? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पेरेंट्स जो मर्जी के, ठीक है। अब जो आपने ग्रेट टीचर बनने के लिए, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए जो एक मेन चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना ज़्यादा अच्छे हों कि आप जो उनके लेवल, सबसे पहले तो ये कि उनके लेवल पे आके बात करें, ठीक है। मुश्किल पढ़ाना आसान है, आसान पढ़ाना मुश्किल है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? इतने मोटे मोटे अल्फाज ना बोलें, ऐसी एग्जांपल्स ना दें जो उनके सर के ऊपर से गुजर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट देयर लेवल, कि आप कौन से बच्चों को, कौन सी क्लास के, कौन सी एज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करें। और कम्युनिकेशन टू वे होती है, टू वे होती है ना। मैं बोली जाऊँ 2 घंटे का यहाँ पर, तो आप कहेंगे ठीक है, बोल गई थी, लेकिन आपने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने बस सिर्फ सुना है, ठीक है, सिर्फ लिसनिंग हुई है। ये टू वे नहीं हुई, ये वन वे हुई है। तो हम क्या करते हैं क्लास में मोस्टली कि बच्चों चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। रिसर्च ने ये बात बदल दी है। अब एक वक्त था जब हम कहते थे क्लास वो हो जिसमें सब लोगों के बच्चों की फिंगर्स जो है ना ये हो, ठीक है, खामोश क्लास हो, बस टीचर आए बोल के चला जाए तो वो एक लेक्चर दे के चले। नहीं, अब सबसे अच्छी क्लास वो है जो इंटरेक्टिव होती है, जो टू वे होती है। उसमें बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बोलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ बच्चों का एक लेवल इतना हाई होना चाहिए कि वो आपसे बात भी कर सकें, सवाल भी पूछ सकें, वो रिलैक्स हों, उनको ये इशू ना हो कि टीचर है क्या कहेंगी, ये इस तरह ना, स्टूडेंट ऐसे कांपना ना हो, टीचर रिलैक्स हो। जैसा माँ से आप बात करते हैं ना, कभी डर के बात की है माँ से, लिपट के करते हैं, ठीक है, ठीक है। और स्पेशली जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, उन्हें बीइंग अ टीचर उनको हग करें उन्हें। माँ जब हग करती है तो उसके लम्स से क्या फील होता है? सिक्योरिटी होती है ना, एक सूदिंग इफेक्ट। तो आपको, जैसे मैंने पहले कहा, आप उनकी स्पिरिचुअल मदर हैं, तो उनको हग करें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, उनके साथ काउंसलिंग करें। तो ये सारी स्किल्स आपने अपने अंदर अगर हैं तो उसको इन्हेंस करें, और अगर कहीं आप सोचती हैं कि नहीं, कहीं ना कोई कमी है, तो फिर उस पर काम करें। व्हाट मेक्स अ ग्रेट टीचर? कमिटमेंट टू स्टूडेंट। जी, क्या होगा? कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस। कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। आपको ये देखना है कि मेरी क्लास में जो बच्चा है, मुझे उसको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे उसको सक्सेसफुल करना है। सक्सेसफुल करने के लिए आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। उसको आपने सक्सेसफुल की जितनी भी ट्रेड्स हैं, जितनी भी लीडरशिप ट्रेड्स हैं, वो उसके अंदर पैदा करनी है। वो कैसे करेंगी आप? उसके लिए कोई मेडिसिन है, कोई पिल है, कोई इंजेक्शन है, कैसे करेंगी? देखिए, आप सबसे पहले तो कमिटमेंट करेंगी ना। कमिटमेंट किसके साथ करेंगी? अपने आप के साथ।
अपने आप, अब 2-3 के तो नाम मुझे आगे, सिमरीन, लाइबा, आप अपने आप के साथ कमिटमेंट करेंगी कि मुझे इन बच्चों को कुछ बनाना है, मुझे इन बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है। जैसे हमने पहले भी बात की, अच्छा इंसान, सिविक सेंस, उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनको अच्छा मुसलमान बनाना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सपोज हम क्या करते हैं, हमारी क्लास है ये, मोस्टली आपने देखा क्लास में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो मार्क्स ले लेते हैं, जो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो आगे आगे बैठते हैं, सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, हैंड रेज कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा टीचर के साथ बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। और जो ज़रा रिलैक्स बच्चे होते हैं, ज़रा कैजुअल हैं या एवरेज बच्चे हैं, वो पीछे बैठे होते हैं। अगर आपने अपनी क्लास में कोई सेटिंग चेंज नहीं करते, शफल नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर आप उनको इजाज़त देते हैं आप ऐसे बैठ जाएं, मोस्टली बड़े बच्चे कॉलेजेस में तो ऐसे ही है ना, आप लोग अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, स्कूल्स में ज़रा हमने इसको रखा हुआ है कि हम उसको रीशफलिंग करते हैं। अब आपने क्या करना है, बीइंग अ टीचर, ये नहीं देखना कि मेरे जो क्लास में 25 बच्चे आए थे, जो पहले टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 के बच्चे हैं, हम जाके उसकी रिपोर्ट दें अपनी प्रिंसिपल को, उसका बताएं, देखें इनके इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वो जो लास्ट में बच्चे हैं ना, लास्ट के 10 बच्चे, लास्ट के 5 बच्चे जो मार्क्स भी नहीं ले रहे, किसी की राइटिंग का मसला है, किसी की रीडिंग का मसला है, किसी की कोई स्किल्स का मसला है, या अटेंशन नहीं है, क्लास में आते हैं बस आके बैठ के चले जाते हैं, और वो उनकी क्लास में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप उन बच्चों पे काम करें। कैसे काम करेंगे? आप कहेंगे सारों को तो मैंने एक जैसा पढ़ाया है, तो और मैं क्या करूं? यही जवाब होगा ना कि एक लेसन था, एक बुक थी, एक टॉपिक था, सबको एक जैसा डिलीवर किया, तो इसमें मैं उनके लिए क्या करूं? क्या करेंगे आप? चेंज कर सकते हैं अपना थोड़ा सा। जैसे एक लाइक स्टूडेंट है, उसको आप 3 क्वेश्चन दे दें और जो वीक है उसको 2 दे दें, ताकि वो बाद में कवर कर सके। और इसके अलावा गुड, बैक बेंचर उसको फ्रंट पे लाके थोड़ा ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट। हमें उसकी इस सिनेरियो के साथ एम्पैथाइज करना चाहिए, व्हाई दैट पर्सन इज लाइक दिस, और जब हमें उनके फ्लॉज मिले तो उसको सही रूट से ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक सो दीस मेथड आर लाइक बियॉन्ड द लाइक गेसिंग आफ्टर। योर नेम प्लीज? ज़ैनब। ज़ैनब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ज़ैनब, वेरी राइट, वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। देखिए हमने ये बात स्टार्ट में भी कह दी थी, एम्पैथी करें, ठीक है, पैशन तो हमने डालना ही, कमिटमेंट ये है कि आप उस बच्चे के रूट कॉज देखें, ठीक है, आप देखें कि इसकी असल वजह क्या है। सबसे अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जो कहते हैं डायग्नोज कर दिया, इसने मर्ज को समझ लिया है। जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर क्या होता है? ट्रीटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। हमें तो बच्चे को डायग्नोज ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है कि वो क्यों नहीं मार्क्स क्यों नहीं ले रहा, वो क्लास में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, वो बोल क्यों नहीं रहा, बात क्यों नहीं कर रहा, हमें तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए यस, हम उनके साथ काउंसलिंग करें, अलग लेके बैठे। व्हाट इफ़, क्या हो जाएगा अगर सैटरडे हम कोई सैटरडे को बच्चे को बुला लें, उनको अपने प्रिंसिपल को कहें कि मेरे बच्चे की राइटिंग स्किल्स वीक है, इसको रीडिंग स्किल्स पे काम करना है, इसकी कोई भी जो स्किल्स जो आप समझते हैं तो मुझे उस पर काम करना है, तो प्लीज़ आप ये बच्चा मुझे इनके पेरेंट्स से इजाज़त लेके 1 घंटे के लिए दे दें। क्या हम ऐसा करते हैं? करते हैं? शायद कोई 5% भी, मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया, चलें बी पॉजिटिव, 5% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, जो अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड हो कि मुझे तो इस बच्चे पे काम करना है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है, मैंने एक 0 पीरियड रख ली है, मैंने इनके लिए एक सैटरडे ऑन कर लिया है, मैंने स्कूल के बाद मैं 1 घंटा रुक जाऊंगी, कोई बात नहीं, रोज़ाना टाइम पे जाती हूँ ना, अब मैं 1 घंटा रुक जाऊंगी फ्राइडे को, थर्सडे को, तो आप उनके पेरेंट्स को कहें बच्चे मेरे हवाले कर दें, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी पेमेंट। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मैं तो अल्लाह के लिए कर रही हूँ,
मुझे तो इसका अजर अल्लाह से लेना है, ठीक है। वो टाइम जो मैं इसको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, वो जो ये मेरी कमिटमेंट है इन बच्चों के साथ, मैंने इन्हें सक्सेसफुल करना है, मैंने इन्हें कुछ बनाना है। मैं इसीलिए तो इस प्रोफेशन में आई हूँ, क्योंकि ये तो प्रोफेशन ही नोबल है। ये तो प्रोफेशन लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करता है, ये तो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ऐसा टीचर जब किसी को मिल जाएगा ना, तो बच्चा लाइफ टाइम आपको दुआएं भी देगा, आपको याद भी करेगा और आपके लिए बहुत अच्छे अल्फाज भी रखेगा, फीलिंग्स भी रखेगा और दुआएं भी करेगा। तो ये सदका जारी है। एक वक्त ज़िंदगी में सबके आना है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा बीइंग अ मुस्लिम ईमान है, ठीक है। और उस वक्त जब इंसान के अकाउंट खुलेंगे ना, तो फिर इंसान कहेगा कि मैंने तो इतने हज नहीं किए, मैंने तो इतने उम्रे नहीं किए, मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। तो फिर बताया जाएगा कि हर वो शख्स जिसको तुमने अच्छी बात बताई, जिसको तुमने कुछ बताया, उसको तुमने इस रास्ते पे तुम लाए और वो उस रास्ते पे चला, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तो बीइंग अ टीचर ये स्कोप कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्कोप है कि आपके पास हर साल जो 25 बच्चे आ रहे हैं, 30 बच्चे आ रहे हैं, क्लास आपकी बढ़ रही है और चेंज हो रही है, बच्चे चेंज हो रहे हैं, या वही बच्चे भी आप 2-3 साल लेके जा रहे हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, उनके ख़यालात पे जहन साजी कर रहे हैं, उनकी किरदार साजी कर रहे हैं, उनको आप इंसान बना रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात है, और इसको अपने जो है ना एक पैशन बना के चलें कि मैंने इन बच्चों की लाइफ को चेंज करना है, मैंने इनकी किरदार साजी करनी है, इनकी जहन साजी करनी है, इनको अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाना। तब तो देखें वो जो हमने बात किया कि ये एज ए टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन, फिर तो ये पैगम्बराना पेशा है। अदरवाइज़ फिर ये वैसा ही है जैसे बाकी प्रोफेशन है। जो काम पैसे के लिए किया, जो काम आपने दुनिया कमाने के लिए किया, वो तो दुनियादारी ही है ना। तो हम तो इसका टॉपिक ही यही ले रहे हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है, और हमने बात ही ये की कि सबसे पहला हमारा उस्ताद ही अल्लाह है, ठीक है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मौला बना के भेजा। तो जब हम बात ही ये करें कि हमने प्रोफेशन चुनना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, कि इसका अजर हमने अल्लाह से लेना, तो फिर कोई चीज़ आपको नहीं थकाएगी, यकीन करें। फिर वो जो हमारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं ना कि इतनी वर्कशीट्स बनानी है, ये कॉपी सारी मैंने चेक करनी, अच्छा ये भी मैंने करना है और ये भी मुझे दिया गया है। फिर जो हम हर बात पे ये इस तरह से हाई कर देते हैं और हर बात में हम एक्सक्यूज़ेज़ कर देते हैं कि सैलरी तो 20,000 देते हैं, काम तो इतना लेते हैं, इन्होंने तो हमें स्लेव बनाया हुआ है, ये तो हमें ग़ुलाम बनाया हुआ है। नो, बात जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म होगी कि हमने हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जब अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो इस प्रोफेशन में आए, और फिर वही बात जो बार बार कर रहे हैं कि ये सदका जारिया है, ठीक है। आपको माँ बाप ने अपनी कीमती चीज़ दे दी है, कोई अपना बच्चा किसी को नहीं देता, यकीन करें, कोई नहीं देता, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपकी पूरा एसेट वही है ना। लेकिन माँ बाप ने सारे स्कूल छोड़ के ये स्कूल सेलेक्ट किया, और स्कूल वालों ने आप पे ट्रस्ट किया, आपको सेलेक्ट किया। इतने टीचर्स आई, इतने टीचर्स ने इंटरव्यूज़ दिए, CV आए, उन्होंने ये सिलेक्ट किया, ये समरीन को रख लें, लाइबा को रख लें, ज़ैनब को रख लें, ये जो भी 3-4 लोगों ने बात की है। तो आप लोग जब सिलेक्ट हो गए तो फिर आप लोगों पे ज़िम्मेदारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमने जो बात कर रहे हैं कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस, स्टूडेंट की जो सक्सेस है, हमने उसको कमिटमेंट अपनी पूरी करनी है। और आपसे जो है लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लाइफ चेंजिंग वाले काम कर रहे हैं, आप चेंज एजेंट हैं, ठीक है, आपने उनकी ज़िंदगी बदलनी है। तो बच्चे जो है ना माँ बाप की उतनी बात नहीं सुनते जितने टीचर्स की सुनते, उनकी बात कोड करते हैं, नहीं पापा आप गलत कहते हैं, मेरे टीचर ने ये बात कही है, नहीं मामा ऐसा नहीं है, मेरे टीचर चूँकि ये कह रही है तो ऐसे ही है। तो आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस है, लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा भी नहीं होता था माँ बाप ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, तो आपने माँ बाप के ख्वाब आपने पूरे करने हैं, ठीक है। स्कूल के रिज़ल्ट आपने देने हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी है। तो आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है लोगों की,
तो जितने भी देखें डिपार्टमेंट्स हैं ना, उस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑनेस्ट लोग होंगे, जितने अच्छे लोग होंगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वापडा है, चाहे कस्टम है, जहाँ जितने अच्छे लोग जाएंगे उनके पीछे काम तो टीचर ने करना है ना। अगर टीचर ने उनको तैयार कर दिया और अच्छे अफसर, अच्छे लोग, अच्छी क़यादत सामने आ गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि टीचर ने ही चेंज लाना है। तब्दीली कौन लाएगा? उस्ताद, ठीक है, आप लोग लाएंगे। और वो तब लाएंगे जब आप इस प्रोफेशन को एज ए पैशन लेंगे, एज ए इबादत लेंगे। आपने इसको 20-30 हज़ार की ब्रैकेट में नहीं तोड़ना, ठीक है, कि सैलरीज वो हमने स्टार्ट में ही बात कर ली है कि जो रिस्क मिलना है मुकद्दर में वो तो मिलना है, ठीक है। रोशनदान खोलें, अजान की आवाज़ आए, हवा ने आना ही आना है। और ये इसके अंदर क्रिएटिविटी करें, ये नहीं कि वो हज़रत अली ने फरमाया कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करो। ये नहीं कि जो मैंने पढ़ा था, मैंने तो खैर बहुत पहले पढ़ा था, मैं तो बहुत एंटीक चीज़ हूँ, तो आप कहें कि मैंने 20 साल पहले जो पढ़ा था अब मैं अपने बच्चों को प्री स्कूल में। जी सर। मैं ना सवाल, मुझे बहन याद आ गया, जी। ये सवाल असल में हम टीचर्स का सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे मैं सवाल पूछूंगा तो सबको वो जवाब मिल जाए। जी जी। हमारे प्रोफेशन में बड़े कम लोग इस्मत ज़ारा बनते हैं, बड़े कम लोग कासिम अली शाह बनते हैं। यानी हमने टीचर होने से शुरू किया है, ट्यूशन पढ़ाने से शुरू किया है। ये जो एक्सेप्शनल होना है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई 1, 2, 3 फैक्टर्स? ये मेरा सवाल है, जी। शायद मुझे पता जी। लेकिन मैं वैलिडिटी। सर देखिए, इंसान, मेरा तो इसमें ईमान है कि इंसान जो कुछ भी बनता है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की करम फजल, अल्लाह की अता होती है। उसके अलावा तो हम जैसे हम मतलब कई हमसे बहुत बड़े भी होंगे, बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा होंगे जो अभी जिनको लोगों ने कोई वो नहीं दिया, उनको उनकी वो मुकाम नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। तो ये तो अल्लाह की इताअत। दूसरी बात ये कि हमने ये बात पहले भी की है कि मेरा अपना टीचर से सीईओ तक का जो सफ़र है ना, जो मैंने इनको ये बताया बच्चियों को, ये कोई सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, सिर्फ ये बताना मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नो एक्सक्यूज़। एक तो लाइफ में ये मेरा स्लोगन है, नो एक्सक्यूज़। जब हम एक्सक्यूज़ की तरफ जाते हैं ना सर, कि क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये वाला स्कूल नहीं मिला, क्योंकि मैं उस वाली सोसाइटी में नहीं पैदा हुई, तो वो एक्सक्यूज़ होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। दूसरा, हम ब्लेम गेम पे चले जाते हैं, बहुत ब्लेम करते हैं हम कि ये सारा कसूर ही उसका था। कभी मेके वालों का मसला, ज़्यादा तो ससुराल वालों के मसले निकलते हैं इसमें, ठीक है ना, कि हमारा जो है ना बस इन लॉज ऐसे नहीं मिला। फिर हम मैं भी फीमेल हूँ, ज़्यादातर हम जो करते हैं कि वो बस जी बंदा ही नहीं ठीक मिला, ठीक है ना, बंदा ठीक मिल जाता तो सारे मसले हल हो जाते। तो ये सारे मसले हैं जो बातें हैं। देखिए, इसमें आपने नो एक्सक्यूज़, किसी को एक्सक्यूज़ ना दें, किसी को, फिंगर टूवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को देखें। फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है, ठीक है। तो किसने किसके साथ मुकाबला करना है? मैंने अपने साथ कि असमत ज़ारा तुम 2025 में यहाँ हो, 26 में कहाँ जाना है? तो मुझे अपने टारगेट सेट करने हैं, मुझे अपने शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग गोल्स, अपने आप को डेस्टिनेशन देनी है, अपने काम मुझे खुद करना है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि सर, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बातें हैं, बहुत है। मैं सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन की, पहली। और बड़ी बातें सुनी कि उन कुड़ियां दी नौकरी, जब जॉब स्टार्ट की कि कुड़ियां दी कमाई खानगे, ये वाली बात सुनी जाती है ना। तो लेकिन ये था कि नहीं, कि पढ़ना भी कोई गुनाह नहीं है और कमाना भी गुनाह नहीं है, ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ देख लें, ठीक है। कहीं भी आपको मना नहीं किया, किसी हदीस से, किसी आयत से ये नहीं कि औरत कमा नहीं सकती। एक इन्वायरमेंट में रह के, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक माहौल में रह के, एक हद में रह के आप हर वो काम कर सकते हैं जो हमारा मज़हब कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप हदें भी तोड़ देंगे, जब हम फतवे भी दे देंगे, खुद अपने मुफ्ती बन जाएंगे, फिर तो चीज़ें डिज़ास्टर की तरफ जाएंगी, फिर तो घर भी बर्बाद होंगे। जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, क्रिएटिविटी ये है कि
जहाँ से मैंने भी लास्ट बात की थी कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। तो आपने एक तो अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे कैसे काम करते हैं? अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, नॉलेज को बढ़ाएं, ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स करें, मास्टर्स हैं तो एमफिल करें, एमफिल है तो पीएचडी करें, पढ़ाई गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो, इसकी कोई एज नहीं है। मैंने आपको अपना भी बता दिया कि मैंने सारी स्टडीज़ शादी के बाद की, बच्चों के बाद साथ की, ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, नो एक्सक्यूज़। दूसरी बात ये है कि देखें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम। एआई आ गया है, पता है एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, ये इकबाल ने कहा था, ठीक है। तो प्रोएक्टिव हो, सीखे, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, स्टेम सीखे, रोबोटिक्स सीखे, नई चीज़ें, 21st सेंचुरी स्किल्स। कहाँ रहते हैं हम? 21वीं सदी में रहते हैं, 20वीं सदी के स्कूल्स में बैठे हैं, 19वीं सदी का निसाब पढ़ा रहे हैं, तो क्या तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, हम तो ये तो प्लीज़ देखें कि क्या हो रहा है अपने। अब तो सब चीज़ें आपके मोबाइल में, सब कुछ हाथ पे है, ठीक है ना। तो सारा ग्लोबल विलेज कहते थे ना, अब तो ये सब चीज़ें आपके जस्ट क्लिक पे हैं। तो अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, अपना कॉन्टीन्यूस लर्नर, कॉन्टीन्यूस, कि बस आपने लर्निंग करते जाना है, से ये नहीं करना। मैंने 20 ईयर्स, अपनी लाइफ के 20 ईयर्स मैंने कितने कोर्सेज़ किए हैं, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मुझे खुद भी उसकी अब तादाद याद नहीं है, यकीन करें, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखें, सीखने में रखें। ये ना कि अब तो ग्रेजुएशन कर लिया, एमफिल कर लिया, अब और पढ़ूँ, पीएचडी के बाद भी कोई पढ़ता है? नो, हमेशा लर्निंग मोड में रहें, कॉन्टीन्यूस लर्निंग करें, क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो आज से कुछ डिके पहले थी। दुनिया वो नहीं रहेगी जो अगले 10, 12, 15 सालों, 20 सालों में। तो चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है, तो उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी चेंज करना है जी। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट आ गया है। टीचर तो आप बन गए, सब बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टीचर, इफेक्टिव टीचर, सक्सेसफुल टीचर, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई चीज़ क्लियर है सबको? अब हमने क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर। सबने कहा था वी वांट टू बी, और मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? बिजनेस। हाँ, इतनी छोटी सी बड़ी बिजनेस करेंगे माशाल्लाह। सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना बॉस खुद बन जाए, वेरी गुड। और करिए। देखिए, एज तो मैटर नहीं करती। ये कहाँ लिखा 50 साल की उम्र में बिजनेस करना है? ये कौन सा फार्मूला है? 16 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, टाइम बिल्कुल ख़त्म है, हम इसको बस वाइंड अप करते हैं, वो इसको क्लोज करते हैं। देखिए, बहुत दुनिया में लोग ऐसे हैं जो टीन एज में हैं और बड़े सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। तो हम इसको वो करते हैं, सारा कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ है? पैशन। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली। पैशन पैशन पैशन, ये तो की है ना। ये तो वैसे भी ज़िंदगी में कोई काम करें, टीचर बने, एंटरप्रेन्योर बने, कोई आप सक्सेसफुल बने, पैशन के बगैर नो, कैजुअल नहीं, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशनेट होना है। देन डिटर्मिनेशन, इस पर भी हमने बात कर ली है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, चैलेंजेस होंगे, डिफ़िकल्टीज होंगी, सब कुछ होगा। आपने डिटर्मिन्ड रहना है। ये नहीं कि वो लोग ये कह रहे हैं, लोग ये, वो मेरी फ्रेंड ये कह रही थी, वो हमसाई ये कह रही थी, मैंने कहा मैं ये करना चाहती हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा? ये क्यों कर रही हो? ठीक है। तो ये नेगेटिविटीज़ आती हैं, मोस्टली आती हैं जब आप कोई भी काम करने लगोगे ना। कोई भी हम तो अब वो काम कर रहे हैं ना एज ए टीचर, आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है? एज ए टीचर आप क्या क्या कर सकते हो? अपना सेटअप लगा सकते हो,
अपना सिस्टम बना सकते हो, अपना स्कूल ओपन कर सकते हो स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे। मैंने जब स्टार्ट किया था 4 गर्ल्स थी, 4 गर्ल्स, और इस बात को 50 साल नहीं हो गए, 20 साल नहीं हो गए, यकीन करें। दिस इज 11th ईयर। मुझे अब तादाद याद नहीं है, आई डोंट नो कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं अब। बात हज़ारों लाखों से बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का अता, अल्लाह के करम, अल्लाह का फजल है। लेकिन आपने, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। देयर इज़ ऑलवेज पेनफुल स्टोरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ये करने जा रहे हो, डे केयर खोलें, बहुत सारे काम कर सकते हैं, प्री स्कूल खोलें, छोटे बच्चों पे काम करें। छोटे बच्चों पे बहुत काम करने वाला है, फाउंडेशन क्लासेस पे काम करें। हर वो चीज़ जो आपका एक ड्रीम है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप समझते हैं कि मैं ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे आपने डिटरमेंट होना। फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। अपना रिजिड नहीं होना कि नहीं ये नहीं, बस चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि आप चीज़ों को अडेप्ट कर सकें। अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए आप में। देन प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बहुत ज़रूरी है कि देखें कि प्रोएक्टिवनेस क्या होती है। बिल्कुल बताएं बताएं। प्रोएक्टिव होना होता है कि आप कोई काम पहले से, देखिए आप कोई भी, एक होता है 11th आवर पे काम करना, ठीक है, सुबह ईद है तो रात को तैयारी करनी, एक वो भी लोग हैं, ठीक है, फिर जाते हैं कहते हैं दुकानें बंद हो गई हैं, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतने पे। एक होता है कि आप शबान में ही ईद की तैयारी कर लें कि रमज़ान है, आराम से रमज़ान गुजारेंगे, सुकून से इबादत करेंगे, तो ईद का एक सूट लेना है, तैयारी करनी, पहले ही ले लें, ठीक है। कोई भी चले गए तो हमने ईद की एक दी ना, घर में शादी है, आप बच्ची हो ना, मैं आपके एग्जांपल देती हूँ, कोई फंक्शन आ रहा है तो आप उसकी पहले से तैयारी कर लें, पहले से सोच लें। गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम आ रहे हैं, कोई फंक्शन है, इवेंट है, आपकी लाइफ में कुछ भी होने वाला है, तो आप पहले से ही उसके बारे में प्लानिंग कर लें, तैयारी करें, एक्टिव होकर सोचें पहले से। प्रोएक्टिवनेस, आप जब कोई एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो पहले से देखें क्या चीज़ मार्केट में आने वाली है, क्या चीज़ जो है वो आगे, ये अगले 10 साल, मतलब विजनरी हो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो कि मुझे कौन सी, ये नहीं कि जब कोई चीज़ हो जाए, कोई चीज़ हैपनिंग हो जाए और कोई फेलियर हो जाए, कोई आप बिल्कुल उस पर आप जाकर आप डिसाइड करें आप क्या करना है, वो वाला नहीं। आपने पहले से ही अपने आप को चीज़ों के लिए तैयार करना है, पहले से ही आपने सोचना है और उसकी प्रेपरेशन करनी है, हर लिहाज से तैयारी, अपने नॉलेज की, अपनी स्किल्स की, अपनी फिनेंस की, अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी की, हर चीज़ में प्रोएक्टिव हो। फिर राइट एटीट्यूड, ये हमारा लास्ट है। राइट एटीट्यूड, देखिए बी पॉजिटिव, आपका जो एटीट्यूड है वो राइट होना चाहिए हर एक के साथ। हाँ, आप हमेशा राइट हैंडेड हो, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और कहते हैं जो आप देते हैं वही वापस आता है, ऐसे ही है। तो पॉजिटिविटी बांटेंगे, अच्छाइयाँ बांटेंगे और खैर बांटेंगे तो खैर ही वापस आएगी, ठीक है। तो आपने अपना एटीट्यूड हमेशा राइट ही रखना है। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो जर्नी था वो सर ने भी क्वेश्चन पूछा, हमने बात कर ली है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हमने ये बात की है कि टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ मिशन। ये एक मिशन है, और जब आपका कोई मिशन होता है तो मिशन में फिर आप नहीं थकते ना। तो हमने इसको एज ए मिशन बना के चलना है। टीचर इंस्पायर जनरेशंस एंड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आप नेशन बिल्डर हैं, आपने नेशन बनानी है, आपने एक बेटर वर्ल्ड बनाना है, तो आपने इस पे काम करना है। लेट अस ऑनर, सपोर्ट एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन, ठीक है। हमें इस प्रोफेशन को डिग्निटी देनी है, हमने इस पे काम करना है और इसका सॉफ्ट इमेज देना है, और पता चले कि पाकिस्तान की टीचर है तो कमाल टीचर है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कुछ नेशंस की छाप है कि इस काम के लिए तो इस नेशन का बंदा, तो पता चले पाकिस्तानी टीचर्स तो इसको एज ए पैशनेट होकर करती हैं। ये तो इस प्रोफेशन को इबादत समझते हैं, इस पे अपना
अपना मैक्सिमम देते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे जाके काम करते हैं और इसको एज ए मिशन समझते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।